इस सत्ता में बने रहने की लड़ाई में वे पूरे सिस्टम में अपने लोगों को बिठा रहे हैं। आपने ठीक कहा, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से लेकर पूरा जो प्रशासनिक तंत्र होता है, यहां तक कि न्यायपालिका, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, आज की तारीख में ये घुन न्यायपालिका के गलियारों तक पहुंच गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि अगर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कहे कि मैं पूरब की दिशा में जा रहा हूं, तो उसे पूरब छोड़कर बाकी दिशाओं में तलाशना चाहिए, क्योंकि वो जो कहता है उसे करता नहीं। तो जब तक राहुल गांधी ये सब नहीं करे, अपने कहे का फॉलो अप नहीं करेंगे, वे खुद भी अपने कहे का फॉलो अप नहीं करते। कहां कहां वे कह चुके हैं कि कांग्रेस की स्लीपर सेल है, गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। कार्रवाई कब करेंगे? तो ये जो सरकारी मशीनरी में, सिस्टम में पॉलिटिकल घुसपैठ है, तो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी घुसपैठिए घुसपैठिए बहुत कहते हैं। मेरा मानना यह है कि इस वक्त तंत्र के भीतर सरकारी मशीनरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, उसके स्वयंसेवक, उस विचारधारा के लोग घुसपैठिए बनकर घुस चुके हैं। जो पार्टी सत्ता में बैठी है 20 साल से मध्य प्रदेश में, उसका अगर कोई कार्यकर्ता बीएलओ के सहयोगी के रूप में काम कर रहा होगा, तो निश्चित तौर पर उसने अपने मन से कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, किसी के नाम काटे होंगे, किसी के जुड़वाए होंगे। अब आप लड़ते रहिए, जब ड्राफ्ट सूची आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि नेताजी ने, पन्ना प्रमुख ने क्या खेल करवा दिया। साथियों नमस्कार। एसआईआर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपने सुनी ही होंगी। 12 राज्यों में एसआईआर चल रही है, मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई 4 नवंबर को, खत्म होनी है 4 दिसंबर को। 9 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आनी है। सारा दारोमदार टिका हुआ है एसआईआर का बीएलओ के कंधे पर, और काम के प्रेशर को देखते हुए सरकार ने बीएलओ को कुछ असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं। नियमानुसार 1 से 2 असिस्टेंट्स कम से कम एक बीएलओ को दिए जाते हैं, लेकिन बीएलओ नियुक्त करने में उन बीएलओ का क्या पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट है, उनका क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, यह चेक नहीं किया गया। और बाद में डीएम साहब ने कह दिया कि हमसे गलती हो गई। लेकिन इस गलती के दौरान क्या क्या गलतियां दोहराई गई या फिर क्या क्या गलतियां हुई, इसका कोई जवाबदेही नहीं है, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। जी। सर, पहला सवाल तो यही है कि क्या जो खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को, जो उनसे किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको बीएलओ का असिस्टेंट बनाया गया है, और इस गलती पर डीएम साहब ने माफी मांग ली है। क्या माफी मांगना काफी है इसमें? देखिए, अब इसमें तो कोई दो राय रह नहीं गई है कि वो जो बीएलओ के असिस्टेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जब वहां का डीएम, कलेक्टर ये स्वीकार कर रहा है और उसके लिए माफी मांग रहा है, खेद जता रहा है कि हाँ ये गलती हो गई, तो ये तो बिल्कुल स्थापित सत्य हो गया कि एक प्रक्रिया जो पूरी तरह तरह से पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जिसे संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, चुनाव आयोग की निगरानी में ये सारी प्रक्रिया चल रही है, उसमें सत्ता में बैठी पार्टी के लोग अगर इस रूप में इन्वॉल्व हैं, उनकी कोई भूमिका है, तो ये कितना पारदर्शी और निष्पक्ष हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, उसकी अपनी निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति है। वो जब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करने बीएलओ के साथ जाएगा या कहीं भी बैठेगा, तो वो किसी भी तरह से अपनी मंशा थोपने की कोशिश करेगा। पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो ये भी जानता होगा कि दतिया शहर के फला मोहल्ले में जो वोटर है वो कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह का समर्थक है, या अब घनश्याम सिंह तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, इस समय राजेंद्र बागी, ये जो पॉकेट है, ये जो ब्लॉक है, ये कांग्रेस का समर्थक है या विरोधी, या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या विरोधी है।
कार्यकर्ताओं को ये भी मालूम होता है कि पिछले चुनाव में किस वार्ड से, किस मोहल्ले से, किस ब्लॉक से किसको कितने वोट मिले। तो क्या ये राजनीतिक कार्यकर्ता अपने अपनी पार्टी के हक में, हित में अपनी मर्जी नहीं चला रहा होगा? बीएलओस कौन है? ज्यादातर स्कूलों के अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं। बाकी का जो सरकारी अमला है, पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू से जुड़े हुए लोग। जो पार्टी सत्ता में बैठी है 20 साल से मध्य प्रदेश में, उसका अगर कोई कार्यकर्ता बीएलओ के सहयोगी के रूप में काम कर रहा होगा, तो निश्चित तौर पर उसने अपने मन से कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। किसी के नाम काटे होंगे, किसी के जुड़वाए होंगे। अब आप लड़ते रहिए, जब ड्राफ्ट सूची आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि नेताजी ने, पन्ना प्रमुख ने क्या खेल करवा दिया। तब मालूम पड़ेगा कि वो जहां चाहता था वहां के उसने नाम कटवा दिए। तो ये जो सरकारी मशीनरी में, सिस्टम में पॉलिटिकल घुसपैठ है, तो हमारे मोदी जी और अमित शाह जी घुसपैठ ही बहुत कहते हैं ना। मेरा मानना यह है कि इस वक्त तंत्र के भीतर, सरकारी मशीनरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, उसके स्वयंसेवक, उस विचारधारा के लोग घुसपैठिए बनकर घुस चुके हैं, और इसलिए वे चुनाव को प्रभावित करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन यहीं पर यह सवाल भी है कि विरोधी पार्टियां क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। सर मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि कांग्रेस ने तो खूब हल्ला मचाया जब से ये सरकार चल रही है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जो गिराई गई सरकार थी, फिर बनाई गई सरकार, और जब अगले चुनाव हुए, जीती हुई सरकार। जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश में पॉलिटिकली एक्टिव हैं, दिखाई देते रहते हैं और सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। जीतू पटवारी ने भी इसका खुल के विरोध किया और कहा तो यह जा रहा है कि केंद्र की कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव मध्य प्रदेश में राज्य की कांग्रेस है। क्या इस मुद्दे पे भी ज्यादा एक्टिव राज्य की कांग्रेस दिखाई दी या केंद्र की कांग्रेस दिखाई दी? देखिए, केंद्रीय जो संगठन है, उसके जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वे व्यापक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी के खुलासे करके 2-2 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब प्रमाण सबूतों के साथ उन्होंने ऐसी जानकारियां रख दी कि महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में या कर्नाटक के चुनाव में कौन सी गड़बड़ियां हुई। हम्म। केंद्रीय संगठन जो है, नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व, वो व्यापक मुद्दों को सामने रखता है, राष्ट्रव्यापी जिनका असर हो, पूरे देश में जिसका मैसेज जाए, नैरेटिव बने। लेकिन उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की, संगठन की, प्रादेशिक नेताओं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश भर में जितनी प्रदेश कांग्रेस इकाइयां हैं, या जहां कांग्रेस की सरकार है, 2-3 राज्यों में गिनी चुनी बची हैं, कर्नाटक, हिमाचल, वहां के जो नेता हैं, उन सब में अगर आप देखेंगे, सक्रियता के आधार पर आकलन करेंगे, मुद्दों को उठाने की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बाकी दूसरे नेताओं से ज्यादा सक्रिय हैं। वे जमीन तक मुद्दों को ले जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में दौरे करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदार होते हैं। अब यहाँ पर उनकी अग्नि परीक्षा है। यद्यपि मध्य प्रदेश में चुनाव में अभी बहुत 3 साल है, लेकिन यह मतदाता सूची अभी से पुनरीक्षित की जा रही है, तो अभी तो जागने की जरूरत है। जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को भी उठाया, लगातार उठा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए हुए हैं, सब जगह कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। लेकिन जहां सिस्टम में घुन की तरह कलेक्टर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुगलबंदी कर रहे हो, वहां विपक्ष सिर्फ इतना कर सकता है कि उसे बेनकाब करे, उसका खुलासा करे और जनता को बताए कि देखिए, आपके वोट चोरी के अभियान में सरकार के साथ, मशीनरी के साथ सत्ता में बैठी पार्टी लगी है। उनके चेहरे उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी, और जितना लेकिन हो सके उन्हें भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहिए। किसने मना किया? ममता हाँ। बनर्जी उतर आई ना सड़कों पर। आज आपने जुलूस आज भी देखा होगा, इससे पहले एक बहुत हम्म। बड़ा जुलूस निकाल चुकी। कांग्रेस क्यों हम्म। नहीं कर सकती इसको?
उसको किसी ने रोका है क्या? वो पूरे प्रदेश में देशव्यापी अभियान चलाए। चलिए अभी यहाँ चुनाव नहीं, बंगाल में तो चुनाव होने वाला है, असम में चुनाव होने वाला है, तमिलनाडु में चुनाव है, क्यों नहीं सड़कों पर उतर जाते अभी से? मैं जी जी राकेश सर, मैं वहीं आने वाला था कि जो भी एफर्ट्स दिखाए जा रहे हैं इस खबर को लेकर या फिर एसआईआर को लेकर, वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इंतजार होता है। राहुल गांधी अ, सबूत पेश करते हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन के बाद कुछ नहीं है। वो जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट दिखाई देता है कि वो मोमेंटम नहीं है कांग्रेस के पास। क्या आप इससे अग्री करते हैं कि मोमेंटम की कमी दिखाई देती है कहीं ना कहीं कांग्रेस में? निश्चित तौर पर मोमेंटम की कमी है, फॉलो अप की कमी। कोई हम्म। एक घटना हुई, एक मुद्दा हाथ में पकड़ा, तो उसे परिणति तक ले जाना, उसको अंतिम सिरे हम्म। तक पहुंचाना, ये फॉलो अप नहीं होता। राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि पार्टी के भीतर स्लीपर सेल हैं, संघ के समर्थक हम्म। हैं। मैं जानता हूं, लंगड़े घोड़े, बूढ़े घोड़े, शादी के घोड़े, रेस के घोड़े, जब सब जी। कुछ आप जानते हैं तो एक बार चाबुक क्यों नहीं चला रहे? जब आप जानते हैं स्लीपर सेल है कांग्रेस में, जब आप जानते हैं संघ के समर्थक घुसे हुए हैं, घुसकर बैठे हुए हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसके लिए राहुल गांधी को किसी की इजाजत की जरूरत, किसी से परमिशन हम्म। लेना है कि इन हम्म। लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, कारण बताओ बताओ नोटिस देना है, या पार्टी से निलंबित करना है, पार्टी से बाहर करना है। तो जब तक राहुल गांधी ये सब नहीं करे, अपने कहे का फॉलो अप नहीं करेंगे, वे खुद भी अपने कहे का फॉलो अप नहीं करते। हम्म। कहां कहां वे कह चुके हैं कि कांग्रेस के स्लीपर सेल है, गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। कार्रवाई कब करेंगे? तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की जो दो बड़ी खामियां हैं, एक तो ये संगठन का अभाव, दूसरा हम्म। निरंतरता, मोमेंटम नहीं है। पार्टी आला कमान जो प्रोग्राम बनाकर भेजता है, प्रादेशिक इकाइयां, हम्म। प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन उस पर अमल नहीं करते, औपचारिकता पूरी करके घर बैठ जाते। आप लड़ किससे रहे? भारतीय जनता पार्टी लड़ किससे रहे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। आपको 24 घंटे की राजनीति करना पड़ेगी और संगठन को अनुशासन के दायरे में रखकर बाकायदा सक्रिय रखना पड़ेगा, सड़कों तक, घर घर तक। तब आप चुनावी राजनीति कर पाएंगे। अब राजनीति में हम्म। है तो इसी के लिए ना, जी। सत्ता के लिए तो राजनीति करता है, हर हर राजनीतिक पार्टी दल यही करता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं। अंततः आप भी तो चुनाव इसीलिए लड़ते हैं कि सत्ता में आए। तो चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता में आने के लिए उससे पहले जो कुछ किया जाना है वो क्यों नहीं करते? उसकी जरूरत है आज की तारीख सर, मैं विषय पे वापस आना चाहता हूं। हमने हर जगह देखा है कि बीजेपी आरएसएस अपने लोगों को फिट करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर कोई सरकारी ऑफिस हो, एमसीडी, अलग अलग जगहों पे अपने लोगों को फिट किया जाता है। क्या इसको एक मेजर थ्रेट की तरह देखना चाहिए? क्योंकि वो तो बताते हैं कि हम देश का भला कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। आरएसएस भी कई बार बोल चुका है, उनके सरसंघ चालक तो सेक्युलर लाइन तक लेना शुरू कर चुके हैं। क्या इसको एक जेन्युइन थ्रेट की तरह देखा जाना चाहिए, या फिर ये किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी जैसा प्रोसीजर है कि अपने लोगों को जरूरी जगह पे पहुंचाओ? नहीं, देखिए अब ये और पार्टियों जैसा नहीं, इस खतरे को समझना पड़ेगा। ये एकदम हम्म। जेन्युइन थ्रेट, क्योंकि मूलतः भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो हम्म। मूलतः एक खास विचारधारा का संगठन। उसका मूल विचार सांप्रदायिक सद्भाव का, सामाजिक सद्भाव का नहीं है। वो कहता कुछ भी हो, पर वो जो करता है उसे देखने की जरूरत। हम्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि अगर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता कहे कि मैं पूरब की दिशा में जा रहा हूं, तो उसे पूरब छोड़कर बाकी दिशाओं में तलाशना चाहिए, क्योंकि वो जो कहता है उसे करता नहीं। सरदार पटेल ने भी उनके बारे में इसी तरह की बातें कही। हम्म। तो इस वक्त जो बड़ा खतरा है वो ये है कि जिन लोगों की संविधान में कोई आस्था नहीं रही, जिन लोगों की तिरंगे में कोई आस्था नहीं रही,
जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उनका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सत्ता में है। इस सत्ता में बने रहने की लड़ाई में वे पूरे सिस्टम में अपने लोगों को बिठा रहे हैं। आपने ठीक कहा, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से लेकर पूरा जो प्रशासनिक तंत्र होता है, यहां तक कि न्यायपालिका, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, आज की तारीख में ये घुन न्यायपालिका के गलियारों तक पहुंच गया है। निचली अदालतों से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक ऐसे ऐसे हाईकोर्ट जज हो रहे हैं जो सार्वजनिक समारोह में कह देते हैं कि देश तो बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। जी। इससे ज्यादा संविधान विरोधी बात क्या हो सकती। सत्ता में बैठे लोग, केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फैसलों के बाद, फैसला सुनाने के बाद महीनों वर्षों बाद कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर से पूछकर, उनसे बात करके फैसला सुनाया। यानी कानून का, संविधान का कोई महत्व नहीं। इसलिए इस वक्त जिस तरह से हमारी पूरी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और खबर पालिका में इस खास विचारधारा की जो घुसपैठ हो रही है, वो पूरे देश, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक है। क्योंकि असल बात यह है कि वे बराबरी को महत्व नहीं देते, वो इंसान को, मनुष्य को मनुष्य के बराबर नहीं समझते। वो जो मनुवादी सोच है मूलतः, वो उच्च सवर्ण वर्ग के लोगों की सत्ता का स्वप्न है। उनका जो हिंदू राष्ट्र का सपना है, उसमें न तो दलितों का कोई स्थान होगा, न पिछड़ों का, न आदिवासियों का, यहाँ तक कि स्त्री का भी, महिलाओं का भी बराबरी का दर्जा नहीं। इसलिए ये गंभीर खतरा है। आप बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम में इन लोगों की घुसपैठ होना न केवल सिस्टम को पूरी तरह करप्ट कर रहा है, पूरी तरह से एक पलड़े की तरफ झुका हुआ बना रहा है, बल्कि असली जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे बाधित कर रहा है। इसी के चलते चुनाव भी अब संदेह के घेरे में लगातार आ रहे हैं। हर चुनाव के बाद ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब नहीं देता कोई। चुनाव आयोग को जवाब देना होता है, तो चुनाव आयोग से सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के खिलाफ तो 72 भूतपूर्व नौकरशाह चिट्ठी लिख देते हैं, उनसे चिट्ठी लिखवाई जाती है। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, इसको कम करके नहीं हटा जा सकता। जी। तो देखिए, इस खबर से किसको क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो मध्य प्रदेश की जनता को डिसाइड करना चाहिए, या फिर कम से कम सोचना चाहिए कि हम अगर किसी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, तो कम से कम ये उम्मीद है कि वो प्रक्रिया निष्पक्ष हो, राजनीतिक लोगों से दूर हो। अगर आप इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर आप शायद राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार ऑलरेडी बन चुके हैं। इस पूरी चर्चा के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए, चर्चाओं को और भी देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए।